हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संख्याएं क्या होती हैं और फिर उसके बाद इनके प्रकार को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्या यानी कि नंबर के बारे में। देखिए नंबर का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, किसी चीज को गिनने, मापने, उसका नामकरण करने, इन्हीं सब चीजों में करते हैं। तो हम लोग संख्या को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं जी? संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2, मैं लिख देता हूं माइनस का 5/7, मैं लिख देता हूं √2, है ना, 0, ये सभी क्या है? संख्या है। इसके अलावा अगर √-1 लिखता हूं, √-2 लिखता हूं, ये भी आपकी संख्या ही कहलाएंगी। ठीक है, तो अब ये गणितीय वस्तु है जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को गिनने के लिए, किसी वस्तु को मापने के लिए, है ना जी, उनके नामकरण के लिए उपयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी क्या है? संख्याएं हैं। हम लोग इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि संख्याएं वे गणितीय संकेत हैं जो किसी विशेष मान को धारण करते हैं, विशेष मान को धारण करते हैं। क्या कहलाते हैं? संख्याएं कहलाते हैं। समझ गए? तो क्लियर है, आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं, ये भी परिभाषा दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देखिए संख्याएं जो होती है ना, वे 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। पहली क्या होगी? वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है। ठीक है, रियल नंबर्स। और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं और ये काल्पनिक संख्या कौन कौन सी है? तो पहले हम लोग काल्पनिक संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। तो काल्पनिक संख्याएं जो होती है ना, इनका कोई, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित नहीं कर सकते, है ना। इनका कोई वास्तविक मान नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ √1, √2, √-3, ये सभी क्या है? ये आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं। एक्चुअल में √1 जो होता है ना, एक ग्रीक संकेत आयोटा के इक्वल होता है। √-1 एक ग्रीक संकेत आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, एक ग्रीक संकेत आयोटा के इक्वल होता है। और इसको किसने बताया था? यूलर ने बताया था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्याओं के बारे में, जब क्लास 11th में जाएंगे। तो हम लोग फिलहाल आते हैं अपनी वाली संख्या यानी कि वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, थोड़ा इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं यहाँ पर कि ये वे संख्याएं होती हैं जिनका वास्तविक मान होता है और जिसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको परिभाषा में कि वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो
और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए ना? तो क्लियर हो गया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जिनका वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता हो, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हम लोग इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ में मैं लिख देता हूं कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है ना, उनके संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये परिमेय अपरिमेय के बारे में हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी जान लीजिए, इसे भी आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और जो वास्तविक संख्या होती है उनको आर से, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं के संग्रह को, यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्या होंगी उनके लिए संग्रह को हम लोग किससे सूचित करते हैं जी? हम लोग कैपिटल आर से, डार्क लेटर में लिखना, ठीक है, कलम पेन से आप उसको डबल कर देना, डार्क कर देना, आर से सूचित किया जाता है। कहीं कहीं बुक में आप देखे होंगे, है ना जी, सूचित किया जाता है। तो वास्तविक संख्या को ग्रीक संकेत की, सॉरी, कैपिटल लेटर किससे सूचित करते हैं? आर से। तो कौन कौन सी वास्तविक संख्या हो जाएंगी? जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो जैसे मेरा √2 हुआ, तो इसका वास्तविक मान होगा और इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये आपकी एक वास्तविक संख्या हो गई। 2/3 ले लेते हैं, -7, 0, 4/5, 3/√2, ये सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्योंकि इनका वास्तविक मान होगा और यह संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो समझ गए क्या होता है वास्तविक संख्या। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को भी हम लोग कहते हैं। अब ये परिमेय अपरिमेय क्या है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन फिलहाल हमारे बुक में जो संख्याएं शुरू की है, प्राकृत संख्या, वहां से शुरुआत करते हैं ना। अब शुरू से बाकी सभी संख्याओं को देख लेते हैं, फिर हम लोग परिमेय अपरिमेय के बारे में आगे हम लोग यहाँ बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर एक्चुअल में ये प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जो 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, ऐसे आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो संख्याएं 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती हैं, 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती हैं, क्या कहलाती है? उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो समझ में आ गया प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। तो जो 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे हुआ आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चल जाओ, अनंत तक बढ़ते जाओ, ये सभी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जो प्राकृत संख्या होता है उसको कैपिटल N से सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह को कैपिटल N, डार्क लेटर में कर देंगे, इसको डबल पेन चला देना, है ना, N से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या के संग्रह को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल N से सूचित किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, पूर्ण संख्याएं
जो जीरो से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है ना, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चले जाओगे तो लिख सकते हैं जीरो तथा, ऐसे कह सकते हैं जीरो तथा प्राकृत संख्याओं के, जीरो तथा प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। वही बात हो गई, जीरो से शुरू होकर जो गिनती की तरफ बढ़ेगी, यानी कि जीरो और प्राकृत संख्या 0 1 2 3 4 5 6 ये सब पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं पूर्ण संख्या की, तो क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक, ये अनंत तक चले जाएगा। तो जो पूर्ण संख्या होती है उनको कैपिटल W से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह को, पूर्ण संख्याओं के संग्रह को, पूर्ण संख्याओं के संग्रह को, पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से सूचित किया जाता है, कैपिटल W से सूचित किया जाता है। ठीक है, W से सूचित किया जाता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं, देखिए सम संख्या के जो अभी परिभाषा पढ़ रहे हैं उसको हम लोग 10th में जाकर चेंज कर देंगे। अभी फिलहाल 9th के लिए जो है वो रहेगा इवन नंबर्स। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स, है ना जी। सम संख्याएं क्या होती है, तो जो 2 से विभाज्य होने वाली प्राकृत संख्या होती है ना, उनको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 से विभाज्य होने वाली जो प्राकृत संख्याएं होंगी उन्हें क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो आप जैसे अगर मान लो यहाँ पे परिभाषा की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं कि 2 से विभाज्य प्राकृत संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाज्य प्राकृत संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती है। 2 से विभाज्य जो होने वाली प्राकृत संख्या होंगी वो क्या होंगी, सम संख्याएं। जैसे आप लिख दो 2 4 6 8 10, ये सभी क्या है, सम संख्या है। तो जो सम संख्या होती है उनके संग्रह को कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। तो लिख सकते हैं सम संख्याओं के संग्रह को कैपिटल ई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो ध्यान रखना कि जो ये किया जाता है, ध्यान रखना कि जो कैपिटल ई जो लिखा जाएगा वो डार्क होगा, यानी इसको डबल कर देना पेन से। ठीक है, डार्क लेटर में ही लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगली संख्या देखते हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्या के विपरीत ही होती है विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स की बात हो रही है, ऑड नंबर्स की बात हो रही है। तो वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, वो क्या कहलाती हैं, आपकी विषम संख्या कहलाती है। तो लिखते हैं कि 2 से विभाज्य नहीं होने वाली प्राकृत संख्याएं, 2 से विभाज्य नहीं होने वाली प्राकृत संख्या क्या कहलाती है जी, विषम संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर विषम संख्याओं की बात करेंगे तो जैसे में आप लिख सकते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9, है ना जी, 11 13, ये सब जो देख रहे हैं ये विषम ऐसी प्राकृत संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं होंगी, तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो विषम संख्या के संग्रह को कैपिटल ओ से सूचित किया जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि विषम संख्याओं के संग्रह को कैपिटल ओ, डार्क लेटर में ओ से सूचित किया जाता है, कैपिटल ओ से सूचित किया जाता है। हम लोग इसे ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्या कहिए या फिर रूढ़ संख्याएं कहिए, यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो लिख सकते हैं कि एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो अपने आप से और एक से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें अभाज्य संख्या की, तो देखो
आप एक से बड़ा कौन कौन सा अभाज्य संख्या ले सकते हो, तो 2 ले सकते हैं। 2 जो है 1 से विभाज्य है और 2 से, और किसी से नहीं विभाज्य है। 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 से भी, 1 से भी और 2 से विभाज्य है। मतलब कि वो अपने आप से विभाज्य हो और 1 से विभाज्य हो, तो वैसी प्राकृत संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। इसकी परिभाषा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं या कहलाती हैं? कही जाती हैं। तो क्लियर हो गया अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? क्लियर हो गया ना? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, है ना, वैसी प्राकृत संख्या होती है। एक को छोड़कर, यानी एक को इंक्लूड इसमें नहीं करना, एक को छोड़कर जितनी भी एक से बड़ी आप ले लो, ऐसी प्राकृत संख्या जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, है ना, और किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, यौगिक संख्याएं क्या होती हैं? यौगिक संख्याएं क्या होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। यौगिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? देखिए, यौगिक संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्याएं भी कह सकते हैं। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या कहिए या फिर भाज्य संख्या भी हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, इसके विपरीत ही, कि एक को छोड़कर वे प्राकृत संख्याएं जो किसी एक और अपने आप, एक से और अपने आप के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, है ना, दूसरी प्राकृत संख्या से भी विभाज्य हो सके, तो ऐसी संख्याएं यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। तो लिख सकते हैं कि वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने आप या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से भी विभाज्य हो, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है जी? यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यौगिक संख्याओं की बात करेंगे तो जैसे में आपका हो जाएगा 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 12, 14, 15, 16, ये सब देखो एक से भी कटेगा, अपने आप से कटेगा और किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य है ना जी। एक और अपने आप को छोड़कर अपने आप को भी लेते हुए और किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो रहा है ना जी, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है? यौगिक संख्या है। तो देखिए, यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या में एक को सम्मिलित नहीं किया जाता। देख लो, एक को छोड़कर बाकी सभी प्राकृत संख्या कहीं ये अलग अलग भाग कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखते हैं, असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं यानी कि को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? असहभाज्य संख्या यानी कि को-प्राइम नंबर्स। देखिए, दो प्राकृत संख्याओं को हम लोग असहभाज्य कहते हैं, यदि उन दोनों का HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो वो सिर्फ 1 हो, यानी 1 हो, तब उसे क्या कहेंगे? असहभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक को छोड़कर और किसी संख्या से एक को छोड़कर और वो अपने एक को छोड़कर और की ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिससे वो दोनों विभाज्य हो जाए संख्या है, वैसी दो संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ गए ना? तो हम लोग लिख सकते हैं कि दो प्राकृत संख्याएं असहभाज्य कहलाती हैं यदि उनका HCF 1 के बराबर हो।
1 के बराबर हो तो उन्हें क्या कहेंगे, असहभाज्य कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख लो, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको लिखता हूँ 4 और 9 देख लो, दोनों 1 से भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, है ना जी, कॉमन ऐसी संख्या कोई नहीं दिख रही। 9 16 3 4 5 6 ऐसे जो जोड़े देख रहे हैं क्या है, असहभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, हमेशा 1 आएगा, 1 को छोड़कर और कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों समान किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है एक को छोड़कर, तो इसलिए ये सभी क्या है, असहभाज्य संख्याएं के जोड़े हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अब हम लोग पूर्णांक की। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें सभी प्राकृत संख्याओं की, ठीक है, और जीरो की तथा प्राकृत संख्याओं के ऋण, अगर इन तीनों को एक साथ शामिल कर लें तो क्या बन जाती है, पूर्णांक बन जाती है। समझ गए ना, पूर्णांक कहने का मतलब देखो प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 ये सब। अच्छा, इसमें जीरो को भी हम लोग शामिल कर लेते हैं, और जो प्राकृत संख्या है उसके ऋण को भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि निगेटिव को भी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये सभी मिलके क्या बन जाएगा, ये सभी पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पूर्णांक को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जीरो तथा प्राकृत संख्याओं का ऋण को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती है जी, पूर्णांक कहलाती हैं, इंटीजर कहलाती हैं। समझ गए ना, देख लीजिए ये प्राकृत संख्याओं, जीरो और प्राकृत संख्याओं के ऋण को एक साथ शामिल कर लिया गया, ये सभी क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। अच्छा, जो पूर्णांक होता है ना उसको जेड से या आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पूर्णांक के संग्रह को जेड या कैपिटल आई, ये डार्क लेटर में ध्यान रखना, ये डार्क में ही होना चाहिए, आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 प्रकार के पूर्णांक हो रहे हैं, एक तो प्लस वाले, एक माइनस वाले और जीरो वाले। तो जो प्लस वाले हैं उनको धनात्मक पूर्णांक, जो जीरो है उसको शून्य पूर्णांक, और जो माइनस वाले हैं उनको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो ऐसे हम लोग 3 प्रकार के पूर्णांक देख लिए। हम लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला देखिए धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो धनात्मक पूर्णांक में सिर्फ प्लस वाले, यानी 1 2 3 4 ये सब, 1 2 3 4 5 ये सब। ठीक है, दूसरा है आपका शून्य पूर्णांक, यानी कि जीरो इंटीजर। तो जीरो इंटीजर में सिर्फ जीरो को ही शामिल किया जाएगा, सिर्फ जीरो। अच्छा, तीसरा हो जाएगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, माइनस वाले, जैसे -1 -2 -3 -4 ये सभी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक के उदाहरण है। तो समझ गए, पूर्णांक 3 प्रकार। तो जो धनात्मक पूर्णांक होगा उसे जेड का पावर प्लस या आई का पावर प्लस दे देंगे, जो शून्य पूर्णांक होगा जेड के बेस में 0 या आई के बेस में 0 दे देंगे, है ना जी। और अगर हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो जेड का पावर माइनस या फिर आई का पावर ऐसे माइनस दे देंगे। तो इनका मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक का संग्रह, समझे ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं। परिमेय
संख्याएं, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं, पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। लिख सकता हूं कि वह संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर में कभी भी 0 ना होगा, हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में होगी और Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे P और Q क्या होंगे? P तथा Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और ध्यान रखना कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि शून्य पूर्णांक ये कभी नहीं होगा, बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तब हम लोग उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे परिमेय संख्या के उदाहरण की बात करूं तो जैसे 3/4 मैंने लिख दिया, 2/3 लिख दिया, 0 लिख दिया, अच्छा 2 लिख दिया, -5, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। कुछ नहीं तो इनके बट्टा में यहाँ नीचे 1 है ना जी, तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्याओं के उदाहरण है, क्योंकि ऊपर और नीचे देखिए दोनों जगह पूर्णांक हमें दिख रहा है, ठीक है ना जी। तो ये परिमेय संख्या होगी, इसी रूप में है। अच्छा जो परिमेय संख्याएं होती है उनके संग्रह को Q से सूचित करते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के संग्रह को कैपिटल Q, डार्क लेटर में कर देना, Q से सूचित किया जाता है, समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं भिन्न की, यानी कि फ्रैक्शन की। भिन्न क्या होता है, यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न का मतलब है पूर्णांक। इसमें जिनके डिनोमिनेटर में, हर में 1 नहीं होगा ना, कोई और संख्या होगी ना, तो वो है ना, ना तो 1 होगा और ना ही 0 होगा डिनोमिनेटर में रखना, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। यानी कि वैसी परिमेय संख्या जिसके हर में, यानी कि Q अगर P बाई Q के रूप में हो तो Q 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसे भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि वह संख्या जो P बाई Q के रूप में हो जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, हर में कभी भी 0 तो नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, तथा P नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अंश में भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो वो एक 0 ना हो जाएगा, नीचे कोई भी संख्या होगा, ऊपर 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा और 0 आपका भिन्न नहीं रह पाएगा, इसलिए P भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हो तो उसे भिन्न कहते हैं। तो ऐसे तो हम लोग भिन्न 2 प्रकार के देखे ना, प्रोपर, ऐसे है ना, एक नहीं 3 प्रकार के, प्रोपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। हम लोग पढ़े हुए जूनियर क्लास में, तो उसके बारे में हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम लोग सिर्फ भिन्न के ही बारे में बात करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ 1/3, 2/7, 4/5, माइनस का कर देता हूँ, तो इस तरह ये क्या है? भिन्न है, ये पूर्णांक है, सॉरी फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सभी क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है। चलिए अगला देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स, तो जिन्हें P बाई Q जैसे, यानी कि परिमेय संख्या जो होती है उस रूप में नहीं लिखा जा सके तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे
जिसे P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, जहां जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, कही जाती है। इतना ही है, ऊपर ही मैंने लिख दिया था कि उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, समझ गए। जैसे उदाहरण की बात करूं तो √2 हुआ, √3 हुआ, 2 में √5 हुआ, माइनस का √3 हुआ, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, और इसमें तो आप ऐसे नहीं दिखा रहे कि ये तो P बाई क्यू के रूप में मुझे दिख रहा है। देखो 2/√5 है, P बाई क्यू के रूप में है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ऊपर पूर्णांक है नीचे पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में जहाँ ऊपर और नीचे पूर्णांक होते हैं तभी उसको परिमेय कहता है, अन्यथा क्या हो जाता है, वो अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय जो संख्या होगी उसके संग्रह को R माइनस क्यू से सूचित किया जाता है। लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या किसे सूचित करते हैं जी, R माइनस क्यू। R किसके लिए है, रियल नंबर वास्तविक संख्या के लिए, और ये परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या में से जब परिमेय संख्या हटा देंगे तो अपरिमेय ही संख्या बच जाएगी। चलिए क्यू से सूचित किया जाता है, ये ध्यान रखना, ये डार्क लेटर में होना चाहिए, सूचित किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया अपरिमेय संख्या क्या होती है। आगे चल के हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, ठीक है, और जो अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के वीडियोज में। पहले हम लोग पहले संख्याओं को देखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आगे के वीडियोज में हम लोग क्या देखने वाले हैं। देखिए आज तो हम लोग सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में देख लिए, इसके बाद परिमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ नियम है, फिर उसके बाद परिमेय संख्याओं के कुछ बीजीय नियम है, उन सबको भी हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।